गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दिलीप खंडेलवाल ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपन यूनिट नंबर फर्स्ट मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन में बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट में यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर चुके थे। आज अपने जो बात स्टडी करने वाले हैं वो है यूनिट नंबर सेकेंड। तो आप सभी को पता होगा कि यूनिट फर्स्ट में अपने पास 3 चैप्टर थे। यूनिट फर्स्ट में कितने चैप्टर थे? 3 चैप्टर थे, जिसमें फर्स्ट चैप्टर था फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सेकेंड चैप्टर था अपने पास कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और थर्ड चैप्टर था अपने पास कोरियोलिस फोर्स वाला। इस तरीके से अपन ने कंप्लीट 3 चैप्टर की स्टडी की और उसमें यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट किया। आज इसी के साथ अपन यूनिट नंबर सेकेंड स्टार्ट करते हैं। यूनिट सेकेंड में आपके पास 2 चैप्टर है, जिसमें एक चैप्टर रहेगा सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड और एक चैप्टर रहेगा दृढ़ पिंड गतिकी यानी रिजिड बॉडी से रिलेटेड। तो आज अपन जो स्टडी करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो चैप्टर फर्स्ट की स्टडी आज अपन करेंगे कि चैप्टर फर्स्ट में क्या क्या आता है। तो चैप्टर फर्स्ट में है अपने पास द्रव्यमान केंद्र, रेखिक संवेग, कोणीय संवेग के कंजर्वेशन। तो सबसे पहले तो चैप्टर नाम से पता होगा कि सेंटर ऑफ मास। सबसे पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। फिर अपन को ये पता होना चाहिए कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, जो अपन ने चैप्टर नंबर फर्स्ट में भी पढ़ा है कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है। और उसके बाद अपन को पता होना चाहिए कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। तो ये चैप्टर के नाम में जो 3 वर्ड है, इन तीनों का मीनिंग अपन को पता होना चाहिए। तो ये जो सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है कि यदि मेरे पास कोई बॉडी है, कोई सिस्टम है, कोई पिंड है या कोई निकाय है, तो आपने देखा होगा कि चाहे कोई सा भी निकाय हो, उसका जो मास होता है, उसका जो द्रव्यमान होता है, वो एक पॉइंट पर क्या रहता है? केंद्रित रहता है। क्या रहता है? केंद्रित रहता है। तो मैं कह सकता हूँ कि जैसे मेरे पास ये पेन है, क्या है मेरे पास ये पेन है, अब इस पेन का जो मास है वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर क्या होगा? फिक्स्ड होगा या केंद्रित होगा। केंद्रित होने का मतलब है ये कौन सा मास होगा? आप मुझे बताएं कि ये पेन की लेंथ है, तो इसके कहीं ना कहीं सेंटर में होगा, तो वो क्या होगा? सेंटर में अपने पास उसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो मैं इसको कहीं ऐसे पॉइंट पर रखूँ जहाँ पर वो पेन गिरे नहीं। तो देखो ये इसका मैं कह सकता हूँ कि एक सेंटर ऑफ मास है। ना पेन इधर जा रहा है और ना पेन इधर जा रहा है। यदि मैं इसको थोड़ा सा भी इधर लूँगा तो ये ऐसे गिरेगा। इसका मतलब वो उसका द्रव्यमान केंद्र नहीं है, वो क्या है? अपने पास कोई और पॉइंट है। तो इस पेन का द्रव्यमान केंद्र कहाँ है? इस अपना इसके पास है। मैं कह सकता हूँ कि पेन का जो द्रव्यमान केंद्र है वो कहाँ है? इसके नियरेस्ट है। जो ये आपको वाइट टॉप दिख रहा होगा, इसके नियरेस्ट में है। अब यहाँ पे लेंथ ज़्यादा है और यहाँ पे लेंथ कम है। तो सारी बॉडी का ऐसा भी सिस्टम फिक्स नहीं है कि उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो मिड पॉइंट में भी होगा। वो कहीं नियरेस्ट में भी हो सकता है, कहीं दूर भी हो सकता है, किसी बॉडी के अंदर भी हो सकता है, किसी बॉडी के बाहर भी हो सकता है। तो अपन बात करते हैं कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। तो कोई भी पिंड हो, कोई भी निकाय हो, कोई भी बॉडी हो, उसका जो टोटल मास होता है वो एक जगह पर फिक्स होता है या एक जगह पर केंद्रित होता है। वही क्या कहलाता है? अपना उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहलाता है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मुझे पता है कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है? P = mv। तो यहाँ पे मैं 2 पार्टिकल लूँगा जिसका मास m1 और m2 है, दोनों को कोलाइड करवाऊंगा। कोलाइड कराने का मतलब है दोनों की मैं टक्कर करवाऊंगा। तो टक्कर से पहले का रेखीय संवेग और टक्कर के बाद का रेखीय संवेग क्या होगा? इक्वल होगा। फिर अपन बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम की। तो एंगुलर मोमेंटम में भी सेम एज इट इज वही कंसेप्ट आएगा जो रेखिक संवेग में आता है। ठीक है। तो आज अपना जो टॉपिक है, आज का टॉपिक रहेगा वो है अपने पास सेंटर ऑफ मास। क्या है अपने पास? द्रव्यमान केंद्र। तो आज अपन इस द्रव्यमान केंद्र के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे कि ये द्रव्यमान केंद्र क्या होता है। तो देखो आपको सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन दिख रही होगी। सेंटर ऑफ मास में लिखा हुआ है अपने पास कि द्रव्यमान केंद्र क्या होता है। तो द्रव्यमान केंद्र में लिखा हुआ है किसी भी पिंड, क्या लिखा हुआ है? किसी भी पिंड हो, चाहे निकाय हो या कोई भी क्या हो अपने पास सिस्टम हो, किसी भी पिंड या निकाय के लिए वह बिंदु जहाँ पर संपूर्ण पिंड या निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान क्या हो? केंद्रित हो। यानी किसी भी पिंड का, किसी भी निकाय का या किसी बॉडी का टोटल मास होता है वो एक पॉइंट पर क्या हो जाए? फिक्स हो जाए। तो मैं कह सकता हूँ कि वो पॉइंट क्या कहलाएगा? अपना सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। वही पॉइंट क्या कहलाएगा? द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। अब मैं कह सकता हूँ कि द्रव्यमान केंद्र, जैसे मैंने इस पेन का द्रव्यमान केंद्र बताया, तो इस पेन का द्रव्यमान केंद्र लगभग इस पोजीशन पे आ रहा है। यानी मैंने यहाँ पे ये रख कर देखा कि ये पेन नीचे नहीं गिरी। यदि मैं इसको इस साइड रखता हूँ तो भी ये नीचे गिरेगी, इस साइड रखता हूँ तो भी नीचे गिरेगी। तो मैं इसको इस पॉइंट पर रखता हूँ ताकि ये पेन नीचे नहीं गिरे। यानी जहाँ मैंने फिंगर लगा रखी है वो इसका क्या होगा? सेंटर ऑफ मास होगा। क्योंकि ये पेन बैलेंस बनाए हुए, इधर भी इक्वल है और इधर भी इक्वल है, यानी इसका मास इधर इक्वल है और इधर भी इक्वल है। ऐसे यदि मैं कहता हूँ ये मैंने रिमोट ले लिया, ये अपने पास एक रिमोट दिख रहा है, अब इसका सेंटर ऑफ मास का, तो देखो बॉडी का सेंटर ऑफ मास हो सकता है इसके टॉप पॉइंट में हो, इधर हो, कॉर्नर पे हो, बीच में हो, कहीं भी हो सकता है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका सेंटर ऑफ मास का
क्या मैं इस रिमोट को एक फिंगर पे खड़ा रख सकता हूँ क्या? तो मैं कहूँगा यदि एक फिंगर पर ये रहेगा तो वो इसका क्या होगा अपने पास, सेंटर ऑफ मास होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये इसका क्या होना चाहिए अपने पास, सेंटर ऑफ मास। तो ये देखो एक फिंगर पर ये रिमोट है, यानी ये न इधर जा रहा है न उधर जा रहा है, तो वो क्या होगा अपना सेंटर ऑफ मास होगा। तो अपन किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास, किसी भी बॉडी का द्रव्यमान केंद्र अपन किसी भी सहायता से निकाल सकते हैं, और कोई भी बॉडी आपके पास देख कर भी आप बता सकते हो कि उसका सेंटर ऑफ मास एज्यूम करके बता सकते हो कि कहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पे अपन ने इसकी डेफिनेशन लिखी, सेंटर ऑफ मास फॉर एनी बॉडी सिस्टम, सेंटर ऑफ मास फॉर एनी बॉडी सिस्टम द पॉइंट वेयर द एंटर मास ऑफ द एंटर बॉडी और सिस्टम इज कंसेंट्रेट, यानी जो भी किसी बॉडी का मास होगा या टोटल अपने पास सिस्टम का जो मास होगा वो क्या होगा, कंसेंट्रेट होगा एक पॉइंट पर, तो वही क्या कहलाएगा अपना कॉल्ड सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। क्लियर? अब मैं कह सकता हूँ कि ये जो सेंटर ऑफ मास होता है वो किसी सिस्टम के अंदर, मैंने बोल दिया कि कोई एक सिस्टम है, एक क्या है बड़ा कोई सिस्टम है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल है, यानी m1 पार्टिकल है, m2 पार्टिकल है, m3 पार्टिकल है और mn पार्टिकल है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें बहुत सारे पार्टिकल है, और जब भी बहुत सारे पार्टिकल है, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर एक सिस्टम बनाया गया है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारे पार्टिकल को यदि मैं एक सिस्टम में मानूँ तो उसका भी कहीं ना कहीं द्रव्यमान केंद्र एक पॉइंट पर क्या होगा, फिक्स होगा। तो देखो कुछ बॉडी ऐसी होती है जो सिमेट्रिक होती है, कुछ बॉडी ऐसी होती है जो असिमेट्रिक होती है। तो अपन कह सकते हैं कि कुछ तो होती है सममित और कुछ क्या होती है, असममित। यदि मैं सममित और असममित की बात करता हूँ तो अपन देखते हैं कि यदि सममित बॉडी सिस्टम और असममित बॉडी सिस्टम, सममित बॉडी सिस्टम का मतलब है कि इसमें क्या चेंज आएगा और असममित में क्या चेंज आएगा, तो मैं कह सकता हूँ कि जो सेंटर ऑफ मास होगा वो ऐसा जरूरी तो है नहीं कि वो बीच में ही हो कि या किसी पॉइंट के पास में हो। यदि कोई असिमेट्रिक बॉडी है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहीं बाहर भी हो सकता है, उस बॉडी से बाहर हो सकता है। कुछ बॉडी ऐसी है जो इस बॉडी के अंदर भी हो सकता है। तो आपके सामने कुछ डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, उसका सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं। देखो सबसे पहले अपन को दिख रहा है एक सिलेंडर, क्या दिख रहा है अपन को, एक सिलेंडर है। ये वाला क्या बना रखा है अपन ने, एक बेलन बना रखा है। इस बेलन में यदि देखता हूँ तो इसका जो ये ब्लू पॉइंट बता रहा है वो इसका क्या बता रहा है, सेंटर ऑफ मास बता रहा है। अब मुझे ये बताओ कि यदि ये जो बेलन है या जो ये सिलेंडर है वो सिमेट्रिकल है या असिमेट्रिक है, सिमेट्रिक्स है या असिमेट्रिक है, तो सममित और असममित ये क्या होता है। यदि मैं सममित की बात करता हूँ, सिमेट्रिक की बात करता हूँ, तो मैं कह दूँ कि इस सिमेट्रिक का मतलब है कि ये जो सिलेंडर है उसको मैं वाई अक्ष के अकॉर्डिंग काट दूँ तो वो इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। उसको यदि वाई अक्ष के अकॉर्डिंग मैं उसको कट कर दूँ तो भी वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो इसको कट करके देखो क्या ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है क्या। तो देखो यहाँ पे यदि कट करके देखोगे तो यहाँ से यदि मैं इसको कट करता हूँ, ये इसके क्या हो जाएगा, हाफ इधर हो जाएगा और हाफ इधर हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल सिमेट्रिक पोजीशन है। यदि मैं यहाँ से एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग इसको कट करता हूँ तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये भी क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये कौन सा शेप है अपने पास, सिमेट्रिक शेप है। कौन सा शेप है, सिमेट्रिक। और मुझे पता है कि जब भी कोई सिमेट्रिक शेप होता है तो जब भी कोई सिमेट्रिक शेप होगा तो उसका जो द्रव्यमान केंद्र होगा, यदि कोई भी सिमेट्रिक शेप होगा या सममित होगा तो उसका द्रव्यमान केंद्र का होगा, उसका अंदर होगा। कहाँ होगा, अंदर होगा, यानी इस बॉडी के अंदर ही होगा। ये फिक्स है, इनक्लोज होगा। जो सेंटर ऑफ मास है वो सिमेट्रिक बॉडी है उसके इनक्लोज में होगा। ऐसे यदि मैं असिमेट्रिक की बात करता हूँ या असममित की बात करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा अपने पास, बाहर हो जाएगा, यानी आउटसाइड में होगा। तो जो सेंटर ऑफ मास होता है वो अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, किसी के सरफेस पे भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा उसकी बॉडी पर। ऐसे ही अपने पास एक ट्राइंगल ले रखा है, और एक जो ट्राइंगल है वो कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। यानी क्या है अपने पास, इसकी तीनों साइड क्या है, इक्वल है। तो देखो यदि मैं इस ट्राइंगल को यहाँ से कट कर लूँ, यदि मैं इस ट्राइंगल को कहाँ से कट कर दूँ, यहाँ से कट कर दूँ, इसका जो ये वाला एक्सिस है वाई एक्स के अकॉर्डिंग, तो क्या ये ट्राइंगल 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये भी कैसा है अपने पास, एक सिमेट्रिकल केस है। और देखो जब भी ये सिमेट्रिकल केस है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है ये वाला है, यानी इसके सेंटर में ही है। ऐसे ही यदि मैंने कोई सर्कल ले लिया, इस सर्कल को यदि मैं एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग कट करूँ या वाई अक्ष के अकॉर्डिंग कट करूँ तो ये भी क्या होगा अपने पास, सिमेट्रिकल शेप होगा। ये भी क्या होगा अपने पास, सिमेट्रिकल शेप होगा। यानी कैसा शेप है, सममित शेप है। और जब भी ये सिमेट्रिकल शेप है, यानी मैं कह सकता हूँ कि सिमेट्रिकल शेप का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, इसके सेंटर में आएगा। यदि कोई स्क्वायर है, स्क्वायर को मैं ऐसे कट करूँ,
या ऐसे कट करूँ तो भी ये इक्वल होगा। यदि मैं इस टाइप से इसको ऐसे कट करूँ डायगोनल के अकॉर्डिंग तो भी ये क्या होगा, इक्वल होगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये भी क्या है अपने पास सिमेट्रिकल शेप है, और सिमेट्रिकल शेप का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर में होगा, यानी कहाँ होगा अपने पास, यहाँ पे होगा। ऐसे यदि कोई रेक्टेंगल की बात करते हैं, रेक्टेंगल में क्या है, आमने सामने वाली साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो मैं कह सकता हूँ इसको मैं यहाँ से कट करूँ या यहाँ से कट करूँ, ये भी क्या होगा अपने पास एक सममित डायग्राम शो होगा, यानी सिमेट्रिकल होगा, और सिमेट्रिकल होगा तो इसका भी सेंटर ऑफ मास का होगा इसके बीचों बीच होगा। तो ये सारे जो शेप देख रहे हैं वो सारे के सारे शेप कैसे है अपने पास, सिमेट्रिकल शेप है। और सममित आकार वो होता है जिसको किसी अक्ष के अकॉर्डिंग कट करने पर दोनों पार्ट इक्वल हो जाए, एक जैसे हो जाए, तो वो क्या होगा अपना सममित होगा। अब मैं कहता हूँ कि यदि ये मेरे दोनों हाथ, ये वाला और ये वाला, ये सममित है क्या, ये बिल्कुल सिमेट्रिक है। यदि मैं कहता हूँ कि ये पोजीशन कर दूँ तो ये सिमेट्रिक नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो ये पोजीशन तो सिमेट्रिक है बट ये पोजीशन सिमेट्रिक नहीं है। फिर अपन बात करते हैं कि और इसमें कैसे देखा जा सकता है सेंटर ऑफ मास को। तो देखो एक मीटर स्केल है, एक अपने पास क्या है, मीटर स्केल है, और यहाँ पे कोई ट्राइंगल, एक प्रिज्म रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, प्रिज्म होता है, उसी शेप का कोई त्रिकोणीय यहाँ पे कोई ऐसा शेप बना हुआ है ट्राइंगल का, उसके ऊपर मैं ही किसी स्केल को रखता हूँ। जैसे मैं हाथ पे इस पेन को रख रहा था, सेम वही पोजीशन है, तो यहाँ पे मैं किसी स्केल को रखता हूँ, और इसके ऊपर देखो ये वाले कुछ मास रखे हुए हैं, कुछ स्केल है, कुछ ट्राइंगल शेप का कोई शेप है, त्रिकोणीय शेप है, उसके ऊपर कुछ मास रखे हुए हैं, और मास किस पर रखे हुए, किसी स्केल पर रखे हुए हैं। अब यदि ये स्केल इधर गिरेगी, इसका मतलब द्रव्यमान केंद्र उसका सेंटर में नहीं है, इधर गिरेगी तो भी वो द्रव्यमान केंद्र वहाँ नहीं होगा। तो ये जो स्केल है जहाँ पर बैलेंस बना के रखेगी, या जिस पॉइंट पर बैलेंस बना के रखेगी, न तो वो इधर जाए और न वो इधर जाए, तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, इसका ये वाला पोजीशन क्या होगा, सेंटर ऑफ मास को शो करेगा। सेम ऐसे ही स्केल है। अब यहाँ पे देखो मास कितने थे, 3 थे, यानी कोई 3 बॉडी या 3 मास रखे हुए थे। अब यहाँ पे इन्होंने बॉडी को चेंज कर लिया, 2 बॉडी इधर है, 2 बॉडी इधर है और एक इधर है, और यहाँ पे जो बीच वाली पोजीशन है उसके 2 बॉडी इधर है और 2 बॉडी इधर है, यानी मैं कह सकता हूँ कि इसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्ट कहाँ होगा, बिल्कुल सेंटर में होगा। क्लियर। ऐसे अपन कह सकते हैं कि 3 बॉडी इधर है और 3 बॉडी इधर है, तो ये कुछ इस पोजीशन से रखी हुई है कि इसकी डिस्टेंस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो ये वाला जो कंसेप्ट है ये भी मैं कह सकता हूँ कि जैसे जैसे मैंने कोई त्रिकोणीय ट्राइंगल शेप ले लिया, उसके ऊपर कोई मीटर स्केल रख दिया, और स्केल के ऊपर यदि मैं कुछ अलग अलग मास रखता जाऊँ तो उसकी पोजीशन क्या होगी, चेंज होगी। तो द्रव्यमान के अंदर जरूरी नहीं है कि उसके सेंटर में होगा, वो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा इसके मास पर कि अपने मास किधर रखा हुआ है। जैसे ये पेन था तो पेन का सेंटर पॉइंट तो बिल्कुल यहाँ पे होता है, बट इसका द्रव्यमान के अंदर आपको पता है यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यदि मैं ऐसे रखता हूँ तो ये पेन इधर जा रहा है, मतलब इधर मास ज़्यादा है। यानी मैं कह सकता हूँ कि पेन को मैं इस वाइट टॉप के नियरेस्ट रखूँगा, देखो इधर ये वाली लेंथ है और इधर इतनी लेंथ है, यानी इसका द्रव्यमान के अंदर इधर है, ना कि बिल्कुल सेंटर में। ये वाला देखो, ये आपके जैसा कोई पर्सन है और वो किसी बर्ड को एक फिंगर पर बैठा के फ़ोटो क्लिक की है इसने, कि कोई फिंगर है, उस फिंगर पे कोई बर्ड को बैठा दिया उसने, यानी कहाँ पर बैठाया, ओनली एक फिंगर पर। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये जो बर्ड था, कोई भी बर्ड में, पक्षी में कोई भी हो सकता है, तो ये जो बर्ड था इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो इसके कहाँ है, इस फिंगर पर है। कहाँ है, उसके इस फिंगर पर है, यानी इसका पूरा का पूरा मास एक फिंगर पर क्या हो गया, कंसंट्रेट हो गया। तो ये सारा कंसेप्ट जो होगा वो किसका कहलाएगा, द्रव्यमान केंद्र का कहलाएगा। तो आपका ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं। और यदि नेचुरल में यदि कोई बॉडी है तो मुझे पता है कि कोई भी बॉडी बिना मास की नहीं होती, उसका द्रव्यमान होगा ही होगा, मास होगा ही होगा। और यदि कोई बॉडी का मास है तो उसका सेंटर ऑफ मास भी 100% होगा। तो मैं कह सकता हूँ कोई बॉडी छोटी हो सकती है, कोई बॉडी बड़ी हो सकती है, कोई और ज़्यादा लार्ज साइज की होगी, कोई बहुत ही स्मॉल साइज की होगी, तो उसके अकॉर्डिंग सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी, चेंज होती जाएगी। तो यदि कोई बॉडी है तो उसका सेंटर ऑफ मास 100% होगा, श्योर होगा। तो ये वाला कंसेप्ट क्लियर है। अब अपन बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि द्रव्यमान केंद्र निकाय के अंदर और बाहर बिल्कुल हो सकता है। अभी अपन ने देखा, मैंने बताया कि यदि कोई सिमेट्रिक केस होता है तो सेंटर ऑफ मास अंदर होगा, यदि कोई असिमेट्रिक केस होता है तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, बाहर होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि द्रव्यमान केंद्र निकाय के अंदर या फिर कहाँ हो सकता है, अपने पास बाहर हो सकता है। द सेंटर ऑफ मास में बी इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी, यानी बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है। फिर अपन ने एक सिस्टम को एज्यूम करके लिखा हुआ है कि माना कि एक निकाय है जिसमें n कण उपस्थित है। माना कि एक निकाय है जिसमें n कण उपस्थित है। प्रथम कण का द्रव्यमान m1, द्वितीय कण का द्रव्यमान m2 और nवें कण का द्रव्यमान m है। यानी एक बॉडी बना रखी है, उस बॉडी के अंदर या कोई एक ऐसा सिस्टम है जिसमें n पार्टिकल है। कितने पार्टिकल है, m, जिसमें फर्स्ट पार्टिकल का मास कितना है, m1 है,
सेकेंड पार्टिकल का मास कितना है m2 है और nवे पार्टिकल का मास कितना है mn है। तो यहाँ पे लिखा है सपोज देयर इज ए सिस्टम इन विच n पार्टिकल, टोटल पार्टिकल कितने हैं n पार्टिकल्स है, आर प्रेजेंट, द मास ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल इज m1 एंड द मास ऑफ द सेकेंड पार्टिकल इज m2, द मास ऑफ द nth पार्टिकल इज mn। तो इसको मैं एक डायग्राम के बेस पे अपन समझते हैं इसको। जैसे मैंने ले लिया कि यहाँ पे क्या अपने पास कोई ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब इसमें अलग अलग बॉडी है, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे कैसी बॉडी है, मान लो कि ये इसका क्या है सेंटर पॉइंट है, ये इसका क्या है सेंटर पॉइंट है। तो यहाँ पे एक मास अपना यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। फिर अपन कह सकते हैं कि एक मास यहाँ पे रखा हुआ है, फिर कह सकते हैं कि एक मास अपन ने यहाँ पर रखा हुआ है, एक मास यहाँ पे है, ऐसे अपन कह सकते हैं कि एक मास यहाँ पे है। यानी ये कोई बॉडी है जिसमें बहुत सारे मास रखे हुए हैं, यानी अपन को n मास एज्यूम करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये वाला क्या हो जाएगा अपने पास n मास एज्यूम हो जाएगा। ये मैंने इतने सारे क्या मान लिए मास एज्यूम कर लिए। ये अब मैं कह सकता हूँ कि इसमें जो इसका सेंटर ऑफ मास है, तो देखो इसमें यदि मैं पार्टिकल की बात करूँ तो यहाँ पर आपका कोई m1 पार्टिकल रखा हुआ है, यहाँ पर आपका कोई m2 पार्टिकल रखा हुआ है, यहाँ पर m3 रखा हुआ है, यहाँ पर m4 रखा हुआ है, m5 रखा हुआ है, m6 रखा हुआ है, m7 रखा हुआ है, m8 रखा हुआ है और लास्ट में जाते आते मैंने कौन सा पार्टिकल रखा है mn पार्टिकल रखा है। तो दो पार्टिकल की थ्योरी तो मैंने लिखी और लास्ट में क्या बता दिया कि जिसका nवा पार्टिकल है जिसका मास कितना है mn है। अब यदि मैं इसको किसी सिस्टम में ड्रॉ करता हूँ तो ये अपने पास एक सिस्टम हो जाएगा। ये कोई बॉडी है, ये पूरी की पूरी क्या है कोई बॉडी है जो n मास से मिलकर बनी है, यानी n पार्टिकल के मास से मिलकर बनी है। यानी ये कंप्लीट क्या है एक बॉडी है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि एक सिस्टम है। उस सिस्टम में अलग अलग मास है m1, m2, m3, m4, m5, m6 ऐसे लास्ट में जाके क्या है mn तक है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो ये सेंटर ऑफ मास है, वो इसका ये सेंटर पॉइंट है इसका ये वाला। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो सेंटर ऑफ मास है ये क्या है अपने पास इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास है। इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं कि माना कि इस निकाय का द्रव्यमान केंद्र बिंदु O पर है, तो इसको मैंने नाम क्या दे दिया O। माना कि इस निकाय का जो द्रव्यमान केंद्र है वो कहाँ पर है बिंदु O पर है। प्रथम कण का द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष स्थिति सदिश, देखो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर की बात हो रही है और किसके रेस्पेक्ट में, तो मैंने यहाँ पे मान लिया कि कोई बॉडी थी, उस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास था वो सेंटर ऑफ मास कहाँ रखा है अपन ने O पॉइंट पर रखा हुआ है। ये O यानी कोई भी बॉडी या सिस्टम या कोई निकाय था जो n कणों से मिलकर बना हुआ था, उसका जो द्रव्यमान केंद्र है वो O पॉइंट पर है। तो मैं कह सकता हूँ कि m1 का द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष यानी प्रथम कण का यानी m1 का द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष यानी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में जो स्थिति सदिश होगा वो क्या होगा अपने पास RC1 होगा। यानी मैं m1 से उस O की डिस्टेंस शो करूँ या इसकी स्थिति सदिश शो करूँ तो ये RC1 होगा, ये आपका पास RC2 होगा, ये RC3 होगा, ये RC4 होगा, ये RC5 होगा, ये RC6 होगा, ये RC7 होगा, ये क्या होगा अपने पास RC7 होगा। तो मैं लिख सकता हूँ ये RC7 होगा, ये RC8 होगा और लास्ट में इसने लिखा है कि यदि प्रथम कण का द्रव्यमान RC1 है, द्वितीय कण का द्रव्यमान RC2 है, तो ऐसे में लिख सकता हूँ यदि I वा पार्टिकल मानता हूँ तो I, नहीं तो क्या मान सकता हूँ RCn। क्लियर। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे कोई बॉडी थी तो उसका जो सेंटर ऑफ मास का यानी जो मास होता है उस मास का, जैसे m1 मास है, m1 का सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है RC1 है। तो कोई भी ऐसा कोई कंप्लीट सिस्टम आएगा, मैं आगे मैथमेटिकल डेरिवेशन करके भी बताऊंगा कि कोई भी बॉडी का यदि कोई मास होता है वो द्रव्यमान केंद्र के रेस्पेक्ट में उसका स्थिति सदिश लिखा जाता है या उसकी पोजीशन ड्रॉ करता है, तो वो किस टर्म से करता है RC से करता है। R का मतलब डिस्टेंस हो जाएगी, C का मतलब किसके रेस्पेक्ट में है सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से मैं इस डायग्राम के बेस पे ये सारी कंप्लीट थ्योरी को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम बी एट पॉइंट O पॉइंट पर कोई सेंटर ऑफ मास था। द पोजीशन वेक्टर ऑफ द फर्स्ट particle relative to the center of mass is RC1, the position vector of the second particle is the position of the RC2। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि एक का RC1 है और दूसरे का क्या है RC2। यदि nवें पार्टिकल तक जाता हूँ तो वो क्या हो जाएगा RCn तक हो जाएगा। अब इसमें एक टर्म आती है जो बोलते हैं द्रव्यमान आघूर्ण। क्या बोला जाता है द्रव्यमान आघूर्ण।
द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान आघूर्ण शून्य के बराबर होता है। क्या होता है अपने पास? द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान आघूर्ण शून्य के बराबर होता है। तो एक फॉर्मूला होता है जीरो मास मोमेंटम। क्या होता है? जीरो मास मोमेंटम या द्रव्यमान आघूर्ण, और द्रव्यमान आघूर्ण इज इक्वल टू क्या होता है? द्रव्यमान इंटू दूरी। अब मैंने कह दिया कि यहाँ पे कोई पार्टिकल था, ठीक है, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास था। क्या था अपने पास? सेंटर ऑफ मास था। यहाँ पे कोई पार्टिकल था, वो पार्टिकल क्या है? m1 है। ये पार्टिकल क्या है अपने पास? m1 है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो m1 पार्टिकल है, क्या है अपने पास? कोई m1 पार्टिकल है। तो m1 पार्टिकल का जो द्रव्यमान आघूर्ण लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा? मान सकता हूँ कि m1 पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में जो डिस्टेंस है वो कितनी है? rc1, यानी उसकी अपने पोजीशन अपन ने कितनी ले रखी है? rc1। तो मैं लिख सकता हूँ कि इसका जो द्रव्यमान आघूर्ण होता है, द्रव्यमान आघूर्ण का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान आघूर्ण को मैं लिख सकता हूँ कि ये जो होता है समेसन, इसका जो फॉर्मूला होता है समेसन mi/rci इज इक्वल टू 0। क्या होता है अपने पास? द्रव्यमान और उसके जो द्रव्यमान केंद्र के रेस्पेक्ट में जो उसका पोजीशन वेक्टर है उसका जो मल्टीपल होता है वो क्या होता है? 0 के इक्वल होता है। अब ये 0 कैसे होता है? यदि मैं कहता हूँ कि ये वाला जो एक बीच का एक्सिस था, यहाँ पर कोई m1 पार्टिकल था जो क्या करता है? रोटेट करता है। यदि मैं कहता हूँ कि इसकी ये पार्टिकल इधर से इधर आ जाता है तो ये rc1 पॉजिटिव का है। क्या है अपने पास? पोजीशन है वो प्लस एक्सिस में है। और ये वाला यदि पार्टिकल इधर आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? माइनस एक्सिस में हो जाएगा। तो इस पार्टिकल के लिए जो द्रव्यमान आघूर्ण का मतलब आप जानते हो कौन सा केस है? यहाँ पे रोटेशनल वाला केस है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द मोमेंट ऑफ मास ऑफ द एंटायर बॉडी रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अपने पास क्या? उसका द्रव्यमान आघूर्ण। तो मैं लिख सकता हूँ कि mi/rci इज इक्वल टू क्या होता है? 0। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? तो मैं कह सकता हूँ कि mi/rci इज इक्वल टू क्या होगा? 0। अब मैंने लिखा है कि मैं इस बॉडी के लिए द्रव्यमान आघूर्ण की बात करूँ तो मैं लिख सकता हूँ इस बॉडी के लिए द्रव्यमान आघूर्ण कितना होगा? समेसन mi/rci क्या होता है? 0 होता है। तो उसकी मैं वैल्यू रख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो m1 rc1 प्लस का m2 rc2 प्लस का m3 rc3 प्लस का m4 rc4, ऐसे ही डैश डैश करके वो आगे चलता जाएगा। तो इसको मैं लास्ट में क्या लिख सकता हूँ? mn और rcn लिख सकता हूँ। अब मुझे पता है कि यहाँ पे i की जगह 1 है, यहाँ पे i की जगह 2 है, 3 है, 4 है, लास्ट में जाके क्या है? n है। तो ये वाली टर्म इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? mi/rci इज इक्वल टू क्या बन जाएगा अपने पास? 0। तो ये वाली जो टर्म हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? द्रव्यमान आघूर्ण वाली टर्म हो जाएगी। तो ये rci यदि इस साइड है तो वो पॉजिटिव में होगा, तो इसका जो ऑपोजिट साइड है वो क्या होगा? नेगेटिव में होगा। इसलिए ये वाली टर्म हमेशा ऑलवेज क्या होती है? 0 होती है। ऑलवेज ये वाली टर्म क्या होती है? 0। अब ये ध्यान रखना कि ये rci है वो क्या है? वो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है या स्थिति सदिश है द्रव्यमान केंद्र के रेस्पेक्ट में। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा? समेसन mi/rci इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब अपन बात करते हैं इसके आगे की। आगे अपन को निकालना है द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश या द्रव्यमान केंद्र की क्या निकालनी है? मुझे कोई पोजीशन निकालनी है। अब इस पोजीशन को कैसे निकाला जाए? तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि द्रव्यमान केंद्र की स्थिति निकालनी है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो यहाँ पे मैं कोई 2 एक्सिस बना लेता हूँ। क्या बना लेता हूँ? यहाँ पे मैं इसका पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। ये डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। यहाँ पे मैंने क्या कह दिया कि 2 एक्सिस ले लिए। ये तो हो जाएगा अपने पास x एक्सिस और दूसरा हो जाएगा अपने पास क्या? y एक्सिस। ये हो जाएगा अपने पास क्या? y एक्सिस। अब यदि मैंने कह दिया ये किसी बॉडी की, ये पूरी बॉडी है, बॉडी के अंदर ही अपना ये वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट मैंने एज्यूम कर लिया कि ये वाला पॉइंट क्या है? अपना O पॉइंट है। क्या पॉइंट है? O। यहाँ पे कोई पार्टिकल है, पार्टिकल का मतलब है कि कोई बॉडी थी, उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास है A पॉइंट पर। क्या है अपने पास? कोई बॉडी थी, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है? A पॉइंट पर है। और यहाँ पे कोई i पार्टिकल है, i भी मान सकते हो, n भी मान सकते हो, जो ये B पॉइंट है। यहाँ पर क्या है अपने पास? कोई i पार्टिकल है। यदि मैं कहता हूँ कि इसका सेंटर ऑफ मास क्या है अपने पास? O पॉइंट पर है। क्या है अपने पास? O पॉइंट पर है। तो इसका जो, ये मान लो कि कोई भी बॉडी थी, इस बॉडी को मैंने ऐसे एज्यूम कर लिया, ये क्या थी अपने पास? कोई भी बॉडी थी। इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ है? द्रव्यमान, जो द्रव्यमान केंद्र है वो कहाँ पर है अपने पास? A पॉइंट पर है। तो ये कोई बॉडी थी जो m मास से मिलकर बनी है। अब इसमें बहुत सारे पार्टिकल हो सकते हैं। m है वो समेसन m का इक्वल हो सकता है या कैपिटल M समेसन स्मॉल m के इक्वल
हो सकता है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी है तो यहाँ पे हो जाएगा ए, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास है। तो इससे मैं यदि सेंटर निर्देश तंत्र का यदि स्थिति सदिश बनाऊँ तो जो अपना RCM आता है, यानी सेंटर ऑफ मास का जो स्थिति सदिश आता है वो अपना यहाँ पे आएगा। कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो मैं कह सकता हूँ कि जो अपना सेंटर ऑफ मास आएगा वो कहाँ होगा, यहाँ पे। यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या है अपने पास, RCM है। क्या है अपने पास, RCM। यदि मैं कहता हूँ कि कोई आईवा पार्टिकल है, अब ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट क्या है, आईवा पार्टिकल है, और आईवे पार्टिकल का जो स्थिति सदिश है निर्देश तंत्र के रेस्पेक्ट में, वो मैं मान लेता हूँ क्या, RI। वो मैं क्या मान लेता हूँ, RI। तो इसको मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, इसको भी पोजीशन वेक्टर के बेस पे ड्रॉ करना होगा अपन को। तो इसको मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास RI की टर्म में। यहाँ से यदि मैं इसका पोजीशन मानता हूँ तो ये क्या हो जाएगा अपने पास RI। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये वाली जो टर्म है वो क्या है, RI। यानी ये अपने पास कोई पोजीशन वेक्टर बताएगा, वो क्या बताएगा, RI बताएगा। ये क्या हो जाएगा, RI। ठीक है। अब इसमें ये जो डिस्टेंस है, यानी पहले जो इसका सेंटर ऑफ मास था और ये अपना क्या है अपने पास, आईवा पार्टिकल है। ये कौन सा पार्टिकल है, आईवा पार्टिकल है। तो इसके जो बीच की डिस्टेंस होगी तो वो मैं लिख सकता हूँ कि वो क्या होगी, तो वो हो जाएगी अपने पास क्या, ये वाली डिस्टेंस, यानी इसकी डिस्टेंस ये हो जाएगी। क्लियर। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या है अपने पास, देखो कोई बॉडी थी, उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास ए पॉइंट पर था, किसी बॉडी का जो द्रव्यमान केंद्र था वो ए पॉइंट पर था। उस द्रव्यमान केंद्र का निर्देश तंत्र के रेस्पेक्ट में जो स्थिति सदिश होगा उसको मैं किससे लिखूंगा, RCM से। उसको मैं किससे लिखूंगा, RCM से। तो मैं लिख सकता हूँ कि कोई भी बॉडी का द्रव्यमान केंद्र होता है, निर्देश तंत्र के रेस्पेक्ट में उसका जो स्थिति सदिश होता है वो क्या होता है, RCM होता है। ऐसे ही इसी बॉडी के अंदर मैंने कोई एनवा या आईवा पार्टिकल माना, आईवे पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर होगा निर्देश तंत्र के रेस्पेक्ट में वो क्या होगा, RI होगा। अब मैंने पहले भी बताया, इससे जस्ट पहले अपन ने बात की कि यदि कोई बॉडी का द्रव्यमान केंद्र के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर, यानी ये कोई आईवा पार्टिकल था, आईवे पार्टिकल का ए के रेस्पेक्ट में यदि मैं बात करूँ किसकी, द्रव्यमान केंद्र की, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, RCI। आईवे पार्टिकल की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, RCI हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो पोजीशन आएगी वो क्या हो जाएगी अपने पास, देखो अपन को निकालना क्या है, RCM की वैल्यू निकालनी है। अपन को क्या निकालना है यहाँ पे, RCM की वैल्यू निकालनी है। तो अपन ने लिखा हुआ है, माना कि ये सदिश यहाँ से हटा देना, ये जो सदिश था वो इसके आगे का था, ये सदिश यहाँ से हटा देना। ठीक है। माना कि एक निर्देश तंत्र में n कण उपस्थित है, माना कि एक निर्देश तंत्र में n कण उपस्थित है, निकाय का द्रव्यमान केंद्र बिंदु A पर है और निकाय का जो भी सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पर रखा हुआ, अपन ने A पर रखा हुआ है। द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश RCM है, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश RCM है। तो RC सेंटर ऑफ मास कहाँ था अपने पास, ये अपने पास क्या था, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास था। इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, RCM होगा। इस निकाय में बिंदु B पर आईवा पार्टिकल रखा हुआ है, आईवा पार्टिकल मान सकते हो, एनवा पार्टिकल मान सकते हो। तो अपन ने क्या माना कि कोई आई वाला पार्टिकल रखा हुआ है जिसका स्थिति सदिश क्या है अपने पास, RI वेक्टर है, जिसका स्थिति सदिश क्या है, RI वेक्टर। यानी इस आईवे पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, RI। द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष स्थिति सदिश RCI है, तो संपूर्ण निकाय का द्रव्यमान क्या है, m है। यानी पूरी बॉडी का मास है वो तो m है, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल है, n पार्टिकल हो सकते हैं, I पार्टिकल हो सकते हैं, जिसका द्रव्यमान केंद्र सेंटर A पॉइंट पर है। इस A पॉइंट का स्थिति सदिश है वो RCM है, आईवे पार्टिकल का स्थिति सदिश RI है, और इस आईवे पार्टिकल का द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या है, वो RCI है। क्लियर। Let there be an n particle the present in a reference frame. The center of mass of the system is at point O. ये O ना होकर क्या है अपने पास, A कर लेना, A है। ठीक है। कि the center of mass of the system at the point A, the position vector of the particle relative to the center of mass is RCM. ये वेक्टर हो जाएगा। In the system the I particle, ये I है, I particle is present at the point B whose position vector is RI। तो जो डायग्राम में है वो का वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। The position vector relative to the center of mass is RCI. The mass of the entire system is capital mass है, वो पूरी बॉडी का क्या हो जाएगा, M। अब यदि मैं इसमें इक्वेशन लिखूँ इसकी RCM की, तो बताओ इसकी इक्वेशन क्या आएगी। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा, सदिश त्रिभुज नियम लगेगा। तो देखो सदिश त्रिभुज नियम से इक्वेशन क्या आएगी, यदि मैं O से A चलता हूँ तो पहले तो क्या हो जाएगा अपने पास, O से A वेक्टर फॉर्म में, फिर A से B, तो ये हो जाएगा A से B, क्या हो जाएगा अपने पास, A से B,
फिर हो जाएगा माइनस में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से चल रहा हूँ डायरेक्शन के साथ चल रहा हूँ तो पॉजिटिव में, यहाँ से वापस बी जाऊँगा तो भी डायरेक्शन के साथ जाऊँगा, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन आपको दिख रही होगी, एरो बना हुआ है। और यदि मैं यहाँ से वापस यहाँ आऊँगा तो डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो सदिश त्रिभुज नियम यही होता है कि डायरेक्शन के साथ चलता हूँ तो पॉजिटिव आएगा और डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि डायरेक्शन के साथ में क्या हो जाएगा अपने पास आर सी एम प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास आर सी आई प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास आर सी आई और माइनस का क्या हो जाएगा अपने पास आर आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये वाली टर्म हो जाएगी, यानी मैं कह सकता हूँ कि ये वाली अपने पास टर्म आएगी। तो ये क्या बता रही है अपने पास आर सी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास आर आई उधर जाएगा और ये क्या हो जाएगा अपने पास आर सी आई इज इक्वल टू 0। तो आगे मैं इसकी टर्म को डिफाइन कर सकता हूँ। तो ये वाली देखो द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है इस डायग्राम के लिए। ये जो मैंने डायग्राम बनाया है इस डायग्राम के लिए क्या निकालना है, मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो देखो सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, तो मेरे पास जो इक्वेशन आई वो इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वो इक्वेशन आई क्या अपने पास आर सी एम प्लस का क्या आया अपने पास आर सी आई माइनस का क्या आया अपने पास आर आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यदि मैं आर सी एम निकालना चाहता हूँ तो आर सी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, इस टर्म को उधर भेज दो तो आर आई माइनस का क्या हो जाएगा आर सी आई इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे ये जो तीनों हैं आर सी एम द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश है निर्देश तंत्र के रेस्पेक्ट में, आर आई है वो आई वे पार्टिकल का स्थिति सदिश है निर्देश तंत्र के रेस्पेक्ट में, और जो आर सी आई है वो क्या है अपने पास द्रव्यमान केंद्र के रेस्पेक्ट में आई वे पार्टिकल का स्थिति सदिश है। तीनों टर्म अलग अलग है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, एक तरीके से ये वाली जो टर्म है वो क्या बताएगा, इसका स्थिति सदिश को बताएगा, यानी जो आर सी एम होगा वो इसके इक्वल होगा। क्या होगा, इसके इक्वल होगा। यदि मैं इसमें बोथ साइड एम से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या करता हूँ, बोथ साइड एम से मल्टीप्लाई करता हूँ, और कौन से एम से, कोई सा भी अपन ने स्मॉल एम लिया है, कैपिटल एम तो कंप्लीट बॉडी का है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एम आर सी एम इज इक्वल टू लिख दिया मैंने एम आर आई माइनस का हो जाएगा एम आर सी आई। क्लियर, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो इस इक्वेशन में क्या कर दिया मैंने, बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने माना है कि जो कंप्लीट पिंड है वो विभिन्न द्रव्यमान से मिलकर बना है, यानी कंप्लीट पिंड का जो मास है वो क्या है, कैपिटल एम है। तो संपूर्ण पिंड के लिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, संपूर्ण पिंड के लिए क्या हो जाएगा, जो एम है उसकी जगह मैं समेसन एम लगा सकता हूँ। तो समेसन एम आर सी एम इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास एम आई आर आई, यहाँ भी क्या लग जाएगा समेसन, माइनस का हो जाएगा समेसन एम आर सी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म। यानी मैं संपूर्ण पिंड के लिए बात करता हूँ, कंप्लीट बॉडी के लिए बात करता हूँ, तो उसको मैं एम को बहुत सारे एम से मिलकर बना हुआ था तो मैं लिख सकता हूँ कि संपूर्ण पिंड के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब मुझे पता है कि जो ये वाली टर्म है, अभी अपन ने देखा कि ये वाली टर्म द्रव्यमान आघूर्ण को शो करती है, एम आर सी आई इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास 0 होता है। तो अभी मैंने ये वाली टर्म देखी है, क्या, द्रव्यमान आघूर्ण। द्रव्यमान आघूर्ण अपन ने देखा कि समेसन एम आर सी आई इज इक्वल टू क्या होता है 0। यदि ये वाली टर्म 0 हो जाती है तो अपने पास फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, तो अपने पास क्या रहा, समेसन एम आर सी एम इज इक्वल टू क्या रह जाएगा अपने पास, समेसन एम आई और आर आई। ठीक है, ये हो जाएगा, यानी एम आई नहीं लिखा हुआ तो आई हटा दो, तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास एम आई एम और यहाँ पे क्या आ जाएगा आर आई। क्लियर, ये हो जाएगा। अब मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे द्रव्यमान आघूर्ण की वजह से ये वाली टर्म तो क्या हो गई, 0 हो गई, यानी इस टर्म को तो मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो अपने पास ये दोनों टर्म रही। अब अपने पास क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, समेसन एम आर सी एम इज इक्वल टू, इसको देखो समेसन लग रहा है तो समेसन में इसमें इस वैल्यू रख सकता हूँ M1 R1 M2 R2 डैश 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 क्या हो जाएगा MN और RN हो जाएगा। क्लियर, लिख सकता हूँ। अब मुझे यदि RCM चाहिए तो RCM के लिए ये समेसन M को नीचे भेज दूँ तो RCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास M1 R1 M2 R2 प्लस डैश 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 MN RN और नीचे क्या हो जाएगा अपने पास समेसन M। और समेसन M का मतलब क्या होता है M1 प्लस M2 प्लस M3 डैश डैश क्या हो जाएगा MN। ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। यानी अपने पास ये क्या हो जाएगा अपने पास
RCM हो जाएगा। अब मुझे पता है कि संपूर्ण पिंड का जो द्रव्यमान होता है वो अपन ने क्या मान रखा है, कैपिटल M मान रखा है। तो मुझे पता है कि जो समेसन M होता है किसके इक्वल होता है, कैपिटल M के। किसके इक्वल होता है, कैपिटल M के। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, समेसन M की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं ये वाली टर्म लिख सकता हूँ क्या, कि यदि समेसन M था वो किसके इक्वल हो जाएगा, M के। तो यहाँ पे जो RCM आएगा, इस टर्म को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ MI अपॉन में क्या हो जाएगा M, और साथ में क्या हो जाएगा समेसन, या समेसन आप हटा भी सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो RCM का फॉर्मूला आएगा वो अपने पास ये वाला फॉर्मूला बनेगा। क्या बनेगा अपने पास, ये वाला फॉर्मूला बनेगा। यानी मैं लिख सकता हूँ कि ये वाली टर्म इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। समेसन को मैं इस तरीके से एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। आप चाहो तो ये जो समेसन था या ये वाली जो टर्म थी, ये वाली जो टर्म थी, इसकी जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि MRCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M और RI। क्लियर। तो RCM इज इक्वल टू ये का ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये तो अपन ने क्या निकाला, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश निकाला, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाला। अब देखो यदि कोई दो बॉडी का सिस्टम है तो इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन RCM क्या हो जाएगा, M1R1 प्लस M2R2 अपॉन में M1 प्लस M2। यदि कोई तीन बॉडी का है, थ्री बॉडी का है, तो क्या हो जाएगा M1R1 M2R2 प्लस M3R3 अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस M3। n मास का है तो मैं लिख सकता हूँ कि RCM इज इक्वल टू M1R1 M2R2 डैश 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 MnRn, और अपॉन में जितने भी मास थे उनका क्या हो जाएगा, समेसन हो जाएगा। तो जो अपना जो द्रव्यमान केंद्र का जो स्थिति सदिश था वो ये था। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या करता है, किसी भी पिंड के द्रव्यमान केंद्र के स्थिति सदिश को व्यक्त करता है। क्या करता है, द्रव्यमान केंद्र के स्थिति सदिश को व्यक्त करता है। क्लियर। तो ये वाली जो समीकरण है वो अपन निकाल सकते हैं क्या, RCM। तो आपको एग्जाम में यहाँ तक ही करना है, जो अपन ने डायग्राम लिया, इस डायग्राम के बेस पे जो भी अपन ने एज्यूम किया है तो वो आपको कहाँ तक करना है, वो आपको यहाँ तक करना है, इस समीकरण तक, यानी ये RCM की वैल्यू निकालनी है। क्लियर। अब मैं बात करता हूँ इसके वेलोसिटी की। अब मैं किसकी बात करता हूँ, इसके वेलोसिटी की। तो देखो आगे बात करते हैं अपन इसके द्रव्यमान केंद्र का वेग। तो मेरे पास जो RCM आया वो क्या आया, जो मेरे पास RCM आया उसकी वैल्यू आई ये वाली RCM मेरे पास जो आया वो RCM आया, वो क्या आया अपने पास, RCM इज इक्वल टू M1R1 प्लस M2R2 डैश डैश MnRn। ठीक है, ये वाली टर्म हो जाएगी। यानी अपॉन में क्या था अपने पास, अपॉन में था M1 अपॉन में M2, M1 सारे स्मॉल है, M2 प्लस डैश 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 क्या हो जाएगा Mn। ठीक है, ये वाली टर्म हो जाएगी। यानी मैं लिख सकता हूँ कि M1R1 M2R2 MnRn, और नीचे ये वाली टर्म। यदि इसका वेलोसिटी निकालनी है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ DRCM अपॉन में dt। यानी इस पूरी इक्वेशन का t के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया, डेरिवेटिव कर लिया। तो ये क्या हो जाएगा dr1 अपॉन में dt प्लस का हो जाएगा M2 dr2 अपॉन में dt प्लस का हो जाएगा M3 dr3 अपॉन में क्या हो जाएगा dt प्लस डैश 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 Mn और drn अपॉन में क्या हो जाएगा dt। अपॉन में जो टर्म थी वो ऐसे की ऐसे रह जाएगी, तो वो हो जाएगा अपने पास M1 प्लस M2 प्लस डैश 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 Mn। क्लियर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जो DRCM है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, VCM में। और ये क्या हो जाएगा अपने पास M1V1 प्लस M2V2 प्लस डैश 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 MnVn, और अपॉन में जो टर्म हो जाएगी वो क्या हो जाएगी अपने पास M1 प्लस M2 और डैश 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 क्या हो जाएगा Mn, डैश डैश क्या हो जाएगा Mn। यानी मैं लिख सकता हूँ कि इसकी जो वेलोसिटी वाली टर्म आएगी वो क्या हो जाएगी अपने पास, ये वाली टर्म हो जाएगी। क्लियर। तो ऐसे का ऐसे मैं क्या निकाल सकता हूँ, इसका त्वरण भी निकाल सकता हूँ। तो इसका जो त्वरण आएगा वो क्या आएगा, तो इस वेलोसिटी के टर्म को यदि मुझे समेसन में लिखना है तो समेसन में मैं ऐसे लिख सकता हूँ VCM इज इक्वल टू MI और अपॉन में क्या आ जाएगा समेसन M, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये क्या होगा अपने पास, एक तरीके से सेंटर ऑफ मास हो जाएगा वेलोसिटी की टर्म में। तो द्रव्यमान केंद्र का वेग, यानी द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश होता है तो उसका वेग भी होगा, त्वरण भी होगा। यदि त्वरण निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, तो ये वाली जो टर्म है वो क्या हो जाएगी अपने पास, इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि ACM इज इक्वल टू क्या आ जाएगा M1, t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इसका होगा, V1 V2 V3 Vn का होगा। तो dV अपॉन में dt क्या बन जाएगा A1, M2 इज इक्वल टू A2, Mn इज इक्वल टू Am
अपॉन में ये टर्म बन जाएगी अपने पास m1 प्लस m2 प्लस डैश डैश क्या हो जाएगा mn। तो ये इसका क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। तो द्रव्यमान केंद्र का त्वरण हो जाएगा और द्रव्यमान केंद्र का क्या हो जाएगा अपने पास, वेग हो जाएगा। क्लियर। तो ये था अपने पास क्या, द्रव्यमान केंद्र का वेग और द्रव्यमान केंद्र का त्वरण। तो अपन ने देखा कि द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश क्या होता है, द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या होता है, द्रव्यमान केंद्र का त्वरण क्या होता है, द्रव्यमान केंद्र को कैसे निकाला जाता है, 2 बॉडी के लिए जो सेंटर ऑफ मास होता है उसका फॉर्मूला क्या आता है, 3 बॉडी के लिए जो सेंटर ऑफ मास होता है उसका फॉर्मूला क्या आता है, RCI क्या होता है, RI क्या होता है, RCM क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज अपन ने डिस्कस की है। तो आज अपन ने जस्ट सेंटर ऑफ मास का इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि इंट्रोडक्शन में सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड जो कुछ एग्जाम्पल थे वो देखे हैं, और उसके बाद अपन ने कुछ डायग्राम बना के RCM की वैल्यू निकाली, BCM निकाला और ACM निकाला। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही, फिर अपन कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और उस टॉपिक में अपन अब इसकी एनर्जी की भी बात करेंगे, एनर्जी के साथ कुछ और टर्म की भी बात करेंगे।